जागरण न्यू मीडिया की मेरा पावर वोट नॉलेज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के मकसद से जागरण न्यू मीडिया ने ये पहल की है। इसमें हमारे जीवन से जुड़े 5 बुनियादी विषयों इकोनॉमी, सेहत, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा पर चर्चा की जा रही है। इसका मकसद है आपको एम्पावर करना। इस नॉलेज सीरीज में आज बात देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी और स्टूडियो में मेरा साथ दे रहे हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ हैं शैलेश के पाठक जी, सेक्रेटरी जनरल फिक्की के, और हमारे साथ हैं वैभव डांगे जी, फॉर्मर एडवाइजर NHAI के। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय बहुत ही रोचक है, अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग और वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का सब्जेक्ट होता है। तो शुरुआत मैं आपसे करूंगी शैलेश जी। नोटेबल एडवांसमेंट्स की अगर बात करें, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में अभी तक हुआ है, रेलवे, रोड, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को लेकर के ऐसे कौन से आप गेम चेंजर मानते हैं इन एरियाज में जो अभी तक एडवांसमेंट्स हुए हैं? हम लोग 2024 में हैं। अगर मैं 2000 में रहता और कोई मुझे बताता कि भारत में एक्सप्रेसवेज बन चुकी होंगी, कि भारत में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन चुका होगा, RRTS जो हमारे दिल्ली के NCR के इलाके में बन रही हो, या DMIC बन चुका होता, या हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच में शुरू हो जाती, तो मैं विश्वास नहीं करता। इसी के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो प्रमुख चीज़ों की मैं तारीफ़ करूँगा जो हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में हो चुकी हैं, वो हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को स्पीड एंड स्केल के साथ पूर्ण करना। और वो पुरानी एक कहावत है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वेयर देयर इज नो विल देयर इज सर्वे। तो हमारे यहाँ सर्वे ही होते रहते थे, काम पूरे नहीं होते थे। आज के युग में हमारे यहाँ काम हो रहे हैं, और वो भी बड़े बड़े पैमाने पे, स्पीड एंड स्केल। उदाहरण के लिए मुंबई की जो ट्रांस हार्बर लिंक है, अटल सेतु, वो पिछले 1965 से बात हो रही थी। या जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, वो पहले नहीं बनते थे, आज के दिन बन रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस हमारी जो नॉलेज सीरीज़ का मकसद ये है कि जो हमारे मतदाता हैं, खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनको जागरूकता, पहली बात है उनके लिए जागरूकता लेकर के आना। ये जो 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं उनको लेकर के एक समझ डेवलप करने में उनकी मदद करना। ऐसे में मैं बेसिक की ही बात करूँगी आपसे वैभव जी कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, खासकर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में किस तरह के आयाम लेकर के आया है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उसको अगर मैं बहुत साधारण सरल भाषा में कहूँ तो जैसे हमारे शरीर में रक्त की धमनियाँ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी अर्थव्यवस्था की धमनियाँ है। और जितनी हमारी धमनियाँ सशक्त रूप से कार्य करेगी, उतना हमारा शरीर मजबूती से काम करता है। और वैसे ही हमारे देश की, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का है, और इसलिए उसको आधारभूत ढांचा कहते हैं हमारी सरल भाषा में। और मुझे लगता है जब तक हमारी यातायात व्यवस्था, फिर वो चाहे रोड के माध्यम से हो, रेलवे के माध्यम से हो, एविएशन हो, पोर्ट हो, जिसके माध्यम से हमारा सारा सामान की दुनिया भर में हमारा गेटवे सारा पोर्ट होता है, या आप किसी भी प्रकार की मूवमेंट, मोबिलिटी की बात करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर ही देश की मोबिलिटी कार्य करती है। और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत होगा, उतना हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा गतिमान करने में वो सहायक रहता है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होने वाला सारा पैसा, शैलेश जी तो स्वयं इकोनॉमिस्ट है और सारे हमारे लोग बहुत जानकार है आजकल, इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना। और इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया हुआ हर पैसा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च होता है, और उसके कारण इट्स लाइक इट क्रिएट अ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ, जिसको कहते हैं ना, हमारी अर्थव्यवस्था को चालना देने का काम वो करता है, दौड़ाने का काम वो करता है, उसको एक क्रियान्वयन करने का काम करता है। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और इसलिए दुनिया भर में जब भी अर्थव्यवस्थाएं कठिन दौर से गुजरती है, तो सारे अर्थशास्त्री सबसे पहले उस देश की सरकार को कहते हैं कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। तो मुझे लगता है ये सबसे बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है। और हमारे देश में पिछले 10 साल में तो हमने बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन देखा। फिर वो चाहे हाईवेज हो, पिछले 2014 के मुकाबले 2014 में मुझे याद है
हमारे देश में लगभग 10-11 किलोमीटर हाईवे पर डे बन रहा था, आज देश में 35 किलोमीटर हाईवे पर डे बन रहा है। 2014 में हमारे यहाँ लगभग 76 एयरपोर्ट्स थे, आज हमारे यहाँ 150 के आसपास एयरपोर्ट बन गए। हमारे पोर्ट की कैपेसिटी कई गुना बढ़ गई है। हमारा टर्न अराउंड टाइम जिसको कहते हैं पोर्ट्स में, इवैक्यूएशन पोर्ट्स से, वो इतना ज़्यादा हो गया कि आज हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं पोर्ट परफॉर्मेंस के, उस पे हमारे पोर्ट्स को हम ग्लोबल पैरामीटर्स पर कंपेरेबल हमने लाया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर हमारे पोर्ट compete कर रहे हैं दुनिया भर के पोर्ट्स के साथ। चाहे रेलवे हो, रेलवे में इतने तेज़ी से इन स्पाइट ऑफ कोविड हमारा फ्रेट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जैसे इन्होंने कहा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से हो या अलग अलग प्रकार के इंटरवेंशंस के माध्यम से हो। पोर्ट के साथ साथ एक बहुत यूनिक परिवर्तन पिछले 10 साल में आया है, जो हमारे देश में वाटरवेज पे फोकस बढ़ा है। आज गंगा में बनारस से सामान चढ़ के सीधा हल्दिया तक जाता है और बांग्लादेश प्रोटोकॉल के रूट के थ्रू बांग्लादेश तक जाता है। मुझे लगता है ये हमने कभी सोचा नहीं था। या ब्रह्मपुत्रा से सामान आता है और बार्जेस में आता है, कंटेनर्स में आता है। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। साथ ही साथ आज पूरी दुनिया में हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ देख रहे हैं। तो मुझे लगता है इन सब को देखते हुए बहुत अच्छे ढंग से हमारे देश में पिछले 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस बढ़ा है और वो बहुत विजिबल है। वो फोकस और वो इम्पैक्ट बहुत विजिबल है। फिर वो चाहे इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड हो या स्केल हो। मुझे याद है हाईवे सेक्टर में 2014 में 27,000 करोड़ का हमारा बजट था। इस साल 2.25 लाख करोड़ का बजट था। तो 10 गुना इज समथिंग विच इज अनइमेजिनेबल, अनकंपेरेबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है हमारे देश के लिए कि ये इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था को चालना मिलेगी। तो ये जो बाकी सारे एस्पेक्ट है अर्थव्यवस्था के, फिर वो चाहे रोजगार निर्मित हो, चाहे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाना हो, चाहे लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ाना हो, चाहे देश का जीडीपी बढ़ाना हो, ये सारे बातें आती है उससे। क्योंकि जब तक अनलेस बॉल स्टार्ट्स रोलिंग नथिंग एल्स विल रोल। तो मुझे लगता है उस कॉन्टेक्स्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी क्रिटिकल। एंड फॉर्चुनेटली पिछले 10 साल से हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अच्छा फोकस बना है। इनफैक्ट अब बहुत हेल्दी कंपटीशन बढ़ रहा है। अब आप देखेंगे कई स्टेट कहते हैं कि हमारा स्टेट में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे है, कोई दूसरा स्टेट करता है नहीं हम और 4 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। तो मुझे लगता है बड़ा हेल्दी कंपटीशन है और ये और अच्छी बात है। ये हमारे देश के लिए अच्छी बात है कि हमारे राज्य आपस में अच्छा काम करने के लिए आपस में हेल्दी कंपटीशन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस सबको देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर ने जो बहुत सालों से हमारे यहाँ मुझे याद है हम जब से स्टूडेंट थे इकोनॉमिक्स के और मैनेजमेंट के, तब से हम पढ़ते थे कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकलॉग है और कई ट्रिलियन डॉलर्स का बैकलॉग हम हमेशा पढ़ते थे। तो फॉर्चुनेटली अब पिछले 10 साल में वो बैकलॉग काफी हद तक हम आगे गए हैं। ऑफ कोर्स देयर इज स्टिल लॉन्ग वे टू गो, बट मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत है और अब हम चल नहीं रहे, हम दौड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है इस दौड़ को और बढ़ाते हुए आने वाले 5-10 साल में और तेजी से हम आगे बढ़ेंगे तो देश निश्चित रूप से आगे जाएगा। और एक और खास बात वैभव जी कि जिस तरह से ये जो एडवांसमेंट हो रहा है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है हमारी जनता। उनको ट्रांसपोर्टेशन के आयाम बढ़ रहे हैं, उनके लिए उनके पास चॉइसेस बढ़ रही हैं कहीं ना कहीं कि अपनी जेब को देखते हुए जिस तरह से जो अफोर्डेबल उनके लिए हो सकता है वो उसके उन माध्यमों को चूज कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं विमेन स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। शैलेश जी, ऐसी कोई पर्टिकुलर एडवांसमेंट्स जो कि खाली विमेन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हुई हो या महिलाओं को किस तरह से फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से मिला हो? मैं 3 विशेष चीज़ों का उल्लेख करना चाहूँगा। सबसे पहला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जी। आज के दिन पूरे हमारे भारतवर्ष में लगभग प्रत्येक गांव पास के शहर से कनेक्टेड है और पहले महिला को प्रसव के लिए, प्रेगनेंसी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जाना दूभर था जी। किसी की तबीयत खराब हो जाए हॉस्पिटल नहीं जा पाते थे। आज के दिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने सुनिश्चित कर दिया है। तो मैं तो इसका पूरा ज़्यादातर लाभ जो है वो महिलाओं को मिल रहा है, क्योंकि पुरुष पहले भी किसी तरह शहर पहुंच जाते थे, महिलाओं को तकलीफ होती थी, स्पेशली बीमारी में या चाइल्ड बर्थ में। दूसरा, मतलब जल जीवन मिशन की परिकल्पना हमने पहले क्यों नहीं की? 11 करोड़ घरों में पिछले 6 सालों में 11 करोड़ घरों में जहां नल का पानी नहीं आता था, पाइप वाटर सप्लाई नहीं आती थी, वहां आ गई। आप कल्पना करिए, जो महिला नदी में पानी लेने जाती थी वो नीचे जाती थी और भरा हुआ घड़ा लेके ऊपर आती थी।
कुएं से, हैंडपंप से, कहाँ कहाँ से भरती थी, आज के दिन उसको घर में नल के टोटी खोलने पे पानी आता है। ये तो मतलब जीवन का परिवर्तन हो गया। और उस महिला को बाकी जो लाभ हुए हैं, लेकिन नल जल योजना की जितनी तारीफ की जाए कम है। बल्कि मैं तो आप सबको कहूँगा कि नल जल योजना जो है, जल जीवन मिशन, उसके डैशबोर्ड में जाएं, उसमें एक एक गांव के एक एक कस्बे की तस्वीर है और वहाँ कितने घर हैं और कितने घरों में नल जल योजना चालू हो गई है। मैं एक गांव में गया, आपको बताऊं स्मृति जी, और मैं जो दलित बस्ती है वहाँ के महिला से जाके उनके घर पे पूछा कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया है। बाकी तो जो है गैस सिलेंडर है, बिजली है, उन्होंने कहा ये जो नल है जी, वो बाहर देखिए हैंडपंप था, वहाँ हम जाते थे, उसका पानी हमको उबालना पड़ता था क्योंकि उसका जो ट्यूबवेल था वो 75 फीट पे था जी। ये उसने हमको बताया, अंग्रेजी नहीं जानती, बोली ये डीप बोरिंग है, ये 300 फीट से पानी है, उसको उबालना नहीं पड़ता। आप सोचिए मेरी कितनी जीवन बदल गई। सो जल जीवन मिशन के बारे में हम शहरी लोग थोड़ा उतना जानते नहीं हैं जितना ग्रामीण क्षेत्रों में इसका बट जिसके घर में बचपन में आपके पाइप से पानी आता था, आपको शायद न समझ में आए, जिसके घर में नहीं आता था उसको बखूबी समझ में आता है। और ये इतनी जल्दी हुआ, मतलब 11% महिलाओं रूरल हाउसहोल्ड्स के, ग्रामीण घरों में 11%, 15 अगस्त 2019 की डैशबोर्ड है, और आज के दिन वो लगभग 80% है। यानी 6 महिलाओं में 1 महिला के पास ग्रामीण भारत में नल जल योजना थी। आज के दिन 5 आउट ऑफ 6, 5 के 1 से 5 आउट ऑफ 6। तो ये तो मतलब क्रांतिकारी चीज़ है जिसकी बात हम कर नहीं रहे। और तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा मोबाइल। मोबाइल ये भेद नहीं करता है कि आप अमीर हैं गरीब हैं, ये भेद नहीं करता है कि आप पुरुष हैं महिला हैं, आपको कितनी टेक्नोलॉजी आती, और जितनी सुविधाएं सरकार की, विशेष रूप से सिटीजन सेंट्रिक जो सुविधाएं हैं, वो जितनी मोबाइल पे आ रही हैं, सबसे ज़्यादा फायदा महिलाओं को हो रहा है। अच्छी बात बताइए कि मतलब प्रसव के दौरान जिस तरह से महिलाओं को डिस्टेंस के चलते डिफिकल्टीज होती थी, चैलेंजेस होते थे, ऐसे कई सारे केसेस भी वैभव जी सामने आए थे जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ही सड़क पर महिलाओं को ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते थे कि जन्म देना होता था, चाइल्ड बर्थ होती थी। विमेन एम्पावरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम इसको देखें, आपकी क्या राय है? देखिए, शैलेश जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने का सीधा मतलब होता है कि हम लोगों को एम्पावर करते हैं ग्रामीण इलाकों में, फिर वो चाहे ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हो। जैसे 2014 में हमारे देश के लगभग 200 ऐसे जिले थे जो नेशनल हाईवे से कनेक्टेड नहीं थे जी। आज देश की 600 से लगभग सारे 100% जिले नेशनल हाईवे से कनेक्टेड हैं। अब ये केवल नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी का इशू नहीं है, दैट गिव्स डायरेक्ट एक्सेस टू ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज, सर्विसेज। आज हम लोगों को शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं गांव में, कैसे पहुंचाएंगे जब तक वहां रास्ता नहीं होगा। हम लोगों को हेल्थ सर्विसेज पहुंचाना चाहते हैं, हमारे एम्बुलेंस पहुंचाना चाहते हैं। आज सारे स्टेट्स में 102 या इस प्रकार के नंबर्स की एम्बुलेंस सर्विस अवेलेबल है। हमारी एम्बुलेंस पहुंचेगी नहीं तो हम बीमार को अस्पताल तक कैसे लाएंगे, या डॉक्टर को उस तक कैसे पहुंचाएंगे। या हमने कोविड के समय देखा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो हम वैक्सीन कैसे हमारे लोगों तक पहुंचाते। तो मुझे लगता है ये एक्सेसिबिलिटी हैज अ ट्रिमेंडस कैपेसिटी टू एम्पावर सिटीजन, irrespective of whether he is men, women, child, youth, सीनियर सिटीजन। तो मुझे लगता है वो एक सबसे बड़ा बदलाव है। दूसरा, हमारी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और खास करके अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एम्पावर होने के कारण हमारी विमेन इतनी एम्पावर हुई है, यंग गर्ल्स इतनी एम्पावर हुई है। आज आप शहरों में वो काम के लिए बाहर निकल सकती है, वो शाम को देर तक काम कर सकती है क्योंकि रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। जहां आवश्यकता है वहां उस प्रकार की सुविधा अवेलेबल है। मुझे याद है हम नेशनल हाईवे का रिव्यू कर रहे थे और महिलाओं से पूछ रहे थे कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या, 2 बेसिक सुविधाएं महिलाओं के लिए हमारे नेशनल हाईवे पे अवेलेबल नहीं थी। महिलाएं अगर बस में या अपने पर्सनल व्हीकल में ट्रैवल कर रही है हाईवे में, तो उनके लिए पब्लिक कन्वीनियंसेस अवेलेबल नहीं थे, टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं थे। अगर यंग मदर्स बच्चों को लेकर जा रही है तो उनको बच्चों को के लिए फीडिंग सेंटर्स अवेलेबल नहीं थे, फीडिंग रूम्स अवेलेबल नहीं थे। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे पे जितने पेट्रोल पंप है उनको कंपलसरी किया गया है कि वहाँ पे टॉयलेट्स बने जी। और तभी उनको परमिशन मिलती है पेट्रोल पंप ऑपरेट करने की जब वहाँ टॉयलेट्स होते हैं। एंड दोज टॉयलेट्स आर ओपन 24/7 फॉर एवरी सिटीजन हु इज कम्यूटिंग ऑन द हाईवे।
इट इज़ नॉट फॉर ओनली फॉर दी पेट्रोल स्टेशन पे जो खरीदने आ रहा है उसके लिए नहीं है, तो सबके लिए फ्री है। सिमिलरली सारे वेसाइड एमिनिटीज पे बेबी फीडिंग रूम्स बनाए जा रहे हैं। अब ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन महिलाओं को घर से बाहर निकलते, मुझे याद है हम सब लोगों ने महसूस किया है, माई मदर वॉज अ वर्किंग विमेन, और वो ऑफिस में जाती थी, वहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो वो सुबह जाती थी शाम को आती थी, एंड शी हैड टू गो थ्रू सो मेनी हेल्थ इश्यूज बिकॉज ऑफ दैट। अब ये बहुत छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन दिस इज एम्पावरमेंट। आप महिलाओं को वो सुविधा अवेलेबल है ये कहने से शी जस्ट ओपन्स अप, उसके लिए सारी संभावनाएं ओपन हो जाती है। उसको ये नहीं सोचना है कि मैं घर से बाहर जाऊंगी तो कैसे रहूंगी, वहां फैसिलिटी होगी कि नहीं। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा फैक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोल प्ले करता है, वो हमारे देश में हमारे सिटीजन्स को एम्पावर करता है टू यूटिलाइज देयर पोटेंशियल एंड टू अचीव व्हाट दे वांट टू अचीव। 360 डिग्री जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से हम महिलाओं के साथ कनेक्ट करते हैं, और महिला के जब हम बात करते हैं तो हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात शैलेश जी ने और आपने बताई, चाहे फिर वो डिलीवरी हो, चाहे फिर वो एक्सेसिबिलिटी हो, हर घर नल हर घर जल की योजना हो, ये सारी चीज़ें मिल करके एक महिला सशक्तिकरण में एक बुनियादी रूप में एक बेसिक रोल प्ले करती हैं। तो ये तो थी बात विमेन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं युवा, देश का यूथ इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे कनेक्टेड है, विज़ावी यूथ विज़ावी इंफ्रास्ट्रक्चर। शैलेश जी आप ही से मैं शुरुआत करूंगी। आपको लगता है कि क्या बुनियादी रूप में हमने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर लिया है देश में जो एक युवा एस्पायर करता है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? तो मैं थोड़ा लंबा इसका उत्तर देता हूँ। देखिए, 3-4 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा होते हैं। एक होता है यातायात, ठीक, दूसरा होता है ऊर्जा, बिजली या एनर्जी, तीसरा होते हैं शहर, और चौथा में सब कुछ डालने, टेलीकॉम हो, टूरिज्म हो। यातायात में मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जितनी जल्दी पहुंच जाए, जितने कम खर्च में पहुंच जाए, चाहे वो व्यक्ति को पहुंचाना हो या माल ढुलाना हो, है ना। इससे सभी को फायदा है। उदाहरण के लिए मैं उस समय बम्बई होती थी, 1990 की बात है, मैं अपनी कार चला के 1990 में बम्बई से दिल्ली आया था, और मुझे याद है 3.5 दिन लगे थे, और वो भी वो 2 लेन रोड होती थी, पता नहीं कब एक्सीडेंट हो जाए। आज के दिन बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेसवे, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पे हम 12 घंटे से 15 घंटे में यात्रा तय कर सकते हैं। मैं मद्रास चेन्नई से गाड़ी में आया 2021 जून में, मुझे 2 दिन लगे, और पूरी 4 लेन रोड थी, बीच में ग्रेड सेपरेटर था, कहीं कोई एक्सीडेंट। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है एक जगह से दूसरे जगह जाने में। दूसरा है माल ढुलाई। देखिए, जो हमारे यूथ हैं उनको कुछ न कुछ आमदनी कमाने का जरिया चाहिए जी, और जब तक व्यवसाय नहीं होगा तब तक आमदनी कहाँ से आएगी? तो जो ट्रक कोयम्बटूर से चल के लुधियाना आता था उसको 7 से 9 दिन लगते थे, अब वो 2.5 से 3 दिन में पहुंच रहा है। इससे क्या है, सभी चीज़ों की चलायमानता, गतिशीलता बढ़ रही है। दूसरी बात, मैंने कहा शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर, और हम अगर सच में देखें तो सबसे ज़्यादा जो व्यवसाय हैं हमारे देश में शहरों में ही मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि शहरों में गरीबी पचाने की शक्ति है। तो आज के दिन हमारे देश की अगर 45% लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में है, कृषि क्षेत्र में है, तो जब तक ये 45%, 15% नहीं होगी तब तक भारत विकसित देश नहीं होगा। और ये जो 30% इधर से सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में जाएंगे, वो शहरों में ही होगा जी। तो शहरों का किस प्रकार विकास हो, और यहाँ थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा कि जिस भी शहर में आपके जो दर्शक गण हैं उनका जन्म हुआ था, उस समय जब जन्म हुआ था उस समय से आज के दिन शहर की आबादी दुगनी हो गई। आप स्वयं सोचिए, किस शहर में आप स्कूल में गई, आज के दिन वो शहर दुगना हो गया। सही बात है। और आज से 20 साल बाद आज की आबादी से दुगना हो जाएगा जी। तो हम इस अर्बनाइजेशन को, इस शहरीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर से समर्थित करेंगे जी। इसी पे अगले 20 साल की हमारी विकास यात्रा निर्भर है। और कुछ शहरों में ये अच्छा काम हो रहा है, जैसे इंदौर जी। इंदौर, मैं मध्य प्रदेश में बहुत साल रहा, इंदौर का जो कायाकल्प हुआ है, स्वच्छता में सबसे अव्वल नंबर पर है, उसकी श्रेणी के कई शहर होने चाहिए जी। और तीसरी चीज़ मैंने कही, ऊर्जा, एनर्जी।
पहले होता था कि घरों में लंबे लंबे पावर कट होते थे, हम लोग इन्वर्टर से चलते थे। आज के दिन ऊर्जा आ रही है, और उसमें भी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, तो सोलर एनर्जी हम कहाँ से बढ़ा सकते हैं, ये हर घर के ऊपर। लास्टली मैंने कहा टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सभी चीज़ों से जो यूथ की, जो युवा वर्ग की नौकरियों और लाइवलीहुड्स की बढ़ोतरी होगी। जैसा वैभव जी ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, बड़ा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होती हैं और मल्टीप्लायर बहुत ज़बरदस्त होता है। आप 1 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाइएगा, 3.5 रुपये का फ़ायदा मिलेगा जी। तो ये कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट, तो आप ये भी सोचिए कि हमारे यूथ को अगले 20 साल में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज, मौके मिलने वाले हैं, और वो तभी मिलेंगे जब हमारा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। बिल्कुल, इस पर तो हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम चर्चा करेंगे अपने अगले सेगमेंट में, लेकिन एक बहुत खास बात शैलेश जी ने जो अंडरलाइन की है वो है अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त देश के सामने है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिक हमें क्या कुछ नया करने की ज़रूरत है ताकि ये जो एमिनेटिंग प्रॉब्लम है इसको एड्रेस किया जा सके? देखिए, जैसे शैलेश जी ने कहा, हमारे देश का बहुत बड़ा युवा वर्ग है और वो कई शहरों में, गांवों में, सब जगह रहता है। अब हमारे युवाओं को रोजगार की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट खड़ा करे जिससे युवाओं को अपनी संभावनाएं खोजने की उनके लिए उपलब्धता हो। सरकार तो हर किसी को नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन अगर उद्योग बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी और उसमें हर आदमी अपना अपना लाभ उठा सकता है। आज जैसे इंदौर का इन्होंने उदाहरण बताया, लगभग 20-22 शहरों में आज हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फिर वो चाहे मेट्रो हो, चाहे आईटी पार्क्स हो, चाहे फूड पार्क्स हो या डिफेंस कॉरिडोर्स हो। अब इन सब चीज़ों के कारण फिर वो चाहे वो स्टार्टअप के माध्यम से हो या बड़े उद्योग छोटे छोटे जगह जाने के माध्यम से हो। और बहुत ऐसे शहरों के नाम मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे इंदौर मध्य प्रदेश में इन्होंने बताया, महाराष्ट्र में नागपुर हो या कोल्हापुर हो या औरंगाबाद हो या मैसूर हो या गुवाहाटी हो। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे शहर, कंपैरेटिवली पहले छोटे शहर जिनको हम मानते थे, वो बहुत तेजी से टियर 2 सिटी, टियर 3 सिटीज, अब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने का फायदा ये हुआ है कि वहाँ छोटे छोटे जगह पे युवाओं के सपने बड़े हो गए। बिल्कुल सही बात। और मुझे लगता है वो सबसे बड़ा कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से होता है, क्योंकि लोग बड़ा सपना देखेंगे तभी तो उसको पाने के लिए प्रयास करेंगे और तभी तो उसको पाएंगे, सफल होंगे, अचीव करेंगे। दूसरा, जैसे टूरिज्म का मैं उदाहरण देता हूँ, अच्छी कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी बनने के कारण, फिर वो चाहे एविएशन के माध्यम से हो, रेल के या रोड के माध्यम से, हमारे देश में टूरिज्म की इतनी अपार संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन हो सकता है? उस जगह का यूथ हो सकता है। फिर वो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में एवरी करोड़ इन्वेस्टेड इन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें से लगभग 80 लोगों का रोजगार पैदा होता है। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जहां हर रुपया आपने लगाने के बाद सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध होता है, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सर्विस इंडस्ट्री है। वहां होटल्स लगेंगे, रेस्टोरेंट लगेंगे, टूरिस्ट गाइड लगेंगे, आने वाले टूरिस्ट को यूज करने के लिए लोकल कन्वीनियंस लगेगा, 50 प्रकार के हमारे कारीगर कुछ सामान बनाकर बेचेंगे, ऐसी अलग अलग संभावनाएं बनती है। तो ये टूरिज्म सेक्टर को आगे कैसे बढ़ाए? हम सब लोग कहते हैं कि हमारे देश में इतनी चीजें देखने लायक है, लेकिन आधे से ज्यादा जगह पे हमको लगता है हम पहुंच नहीं पाते हैं, ट्रेन नहीं है, फ्लाइट नहीं है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से वहां कम्यूटिंग बढ़ेगा। आज कल परसों ही मैं किसी चैनल पर एक रिपोर्ट देख रहा था कि हमारे देश के रिलीजियस सेंटर पर पिछले 2 साल में इतना ज्यादा फुटफॉल बढ़ा है, उसका सीधा फायदा हमारे देश के युवाओं के अपॉर्चुनिटीज के लिए हो रहा है। तो हमारे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन साथ ही साथ उसको रोजगार उसके स्थानिक जगह पे उपलब्ध कराना ये उससे भी बड़ा चैलेंज। और मुझे लगता है उसका एकमात्र उपाय है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। फिर वो चाहे टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो चाहे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आज देखिए हमारे देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनने के कारण आज स्टार्टअप की जगह जगह पे, आज कहीं भी बैठा हुआ कोई भी यूथ सोचता है कि मैं अपनी नॉलेज को यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशंस दुनिया के सामने लाऊं। और व्हाई नॉट, क्यों नहीं हमारे देश से कोई एक फेसबुक निकलेगा, कोई एक जिप्टो निकलेगा, कोई एक स्विगी निकलेगा। ये सारे हमारे देश के युवाओं ने बनाए हुए हैं, और ये सारे इसलिए बने हैं क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हुआ।
मैन पावर उपलब्ध हुई, हमारा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहा है, तो युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज बन रही है और वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए हमारे देश के युवा भी तैयार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ की टू ओपनिंग अप दिस विस्टा। एक मैं अगर कहानी सुना सकूं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, चूंकि वैभव जी ने कहा, मैं हांगजाओ में G20 हुई थी 2016 के सितंबर में, अगस्त सितंबर में, और वहाँ से वापस लौटते समय, मैं बिजनेस 20 में था, वहाँ से वापस लौटते समय मैं शंघाई में रुका, एक दिन का वो टूर किया जैसा टूरिस्ट गाइड के साथ। टूरिस्ट गाइड हमारी 24 साल की चाइनीज़ महिला थी। उन्होंने बड़े गर्व से बोला कि मैं तो कैश वैश नहीं रखती, एक फ़ोन रहता है, उसी से मैं वीचैट, बाइडू और जो भी करना है कर लेती हूँ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और जब मैं वापस दिल्ली आ रहा था, मैं सोच रहा था कि भारत में ये कब होगा। उस समय हमारी डिजिटल ट्रांजैक्शंस 0 थी, और अक्टूबर 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ। आज सब्जी भाजी बेचने वाले भी QR कोड लेके बैठे हैं। तो ये जो युवा वर्ग और गरीब वर्ग को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से फ़ायदा हुआ, आज के दिन उनके बैंक अकाउंट में पैसा जाता है, 2 साल बाद वो बैंक जाके बोल सकेंगे, देखिए ये मेरी क्रेडिट हिस्ट्री है, आप मुझे कर्ज दीजिए। पहले तो सिर्फ कैश के आधार पर था। तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसके बारे में हम लोगों को और यूपीआई के, हम लोग जापान गए अभी पिछले महीने टोक्यो, और वहाँ के जो डिजिटल मिनिस्टर हैं कानो साहब, उन्होंने हमें बोला कि जो सफलता आपने हासिल की है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो हम जापान में करना चाहते हैं। अब सोचिए, बहुत इंटरेस्टिंग ये फैक्टर्स मुझे लगता है इस पूरे डिस्कशन में निकल कर के आए, खासकर जो टूरिज्म और डिजिटल सेक्टर का जो रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक फिलिप देने में, ये वाकई में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे। और क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि हम अपने मतदाताओं को जागरूक करें, तो ये जो इंडस्ट्री जो एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू जो हमारे टेक्स आ रहे हैं, वो वाकई में एक आई ओपनर की तरह ही काम करते हैं। तो ये थी बात युवा और इन देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं कि अर्बन इंडिया, अर्बन भारत किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरह से अपने आप को कनेक्ट करता है। स्टूडियो में मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। शैलेश जी, आपने वर्ल्ड क्लास सिटी की बात करी थी, वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी की बात हो रही है। क्या ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या रोल रहे हैं कि क्यों नहीं अब तक हम एक वर्ल्ड क्लास सिटी प्रोड्यूस कर पाए हैं भारत में? संक्षिप्त में अगर बताऊं, वैसे तो इसके बारे में दिन भर चर्चा हो सकती है, बहुत सब्जेक्टिव मैटर है ये। संक्षिप्त में ये है कि कोई भी शहर क्या करता है, शहर में आप रहते हैं, शहर में आप काम करते हैं, और जहाँ से रहते हैं और जहाँ काम करते हैं उसके बीच आप सफ़र करते हैं, और स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, अस्पताल में जाते हैं इलाज कराने, पार्क में जाते हैं बच्चों को खिलाने। ये शहर मोटा मोटा यही है। तो क्या हम अपने शहरों में सस्ते घर उपलब्ध करा पा रहे हैं? क्या हम अपने शहरों में अच्छे अच्छे जहां ऑफिसेस हों या व्यापार करने का माध्यम हो, वो हम बना पा रहे हैं? क्या इन दोनों के बीच, घर और जहां हम काम करते हैं उनके बीच सुगम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक यातायात व्यवस्था हम कर पा रहे हैं? क्या हम अच्छे पार्क बना पा रहे हैं अपने शहरों में? क्या हम ऐसे सुरक्षित स्थान बना सकते हैं जहां महिलाओं और बच्चों को जाकर निर्भीक रूप से खेल सकें? क्या हम कानून व्यवस्था कर सकते हैं अच्छी? क्या हम अच्छे अस्पताल, सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए, बना सकते हैं? और उत्तर ये है कि अभी हमें इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। उसका कारण, उसके कई कारण हैं, लेकिन प्रमुख कारण ये है कि जैसे हर शहर आबादी में दुगना हो रहा है 20 साल में, तो आप 20 साल के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं ताकि आज के दिन हम 2024 में, हम जानते हैं कि 2044 तक हमारे शहर की आबादी दुगनी हो जाएगी। हमें अभी से क्या सोचना है, अभी से क्या व्यवस्थाएं करनी है कि बढ़ती हुई आबादी के साथ हमारे शहर की भी सुविधाएं बढ़े। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हैं 4 फेज, 4 चरण होते हैं। पहला होता है डिज़ाइन और प्लानिंग जी। दूसरा होता है वित्त व्यवस्था, फंडिंग, जब पैसे नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तीसरा होता है कि डिज़ाइन बन गया, पैसे आ गए, अब बनाओ, कंस्ट्रक्शन करो, निर्मित करो, निर्माण करो। और चौथा हो जाता है कि जब हमने पूरा बना लिया तो उसको संचालित करो, ऑपरेट करो। तो एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए कि हाईवे की हो गई, कि पहले हमने हाईवे डिज़ाइन की कि ठीक है महाराष्ट्र में मुंबई से नागपुर तक महामार्ग बनाना है, ये है डिज़ाइन, इस तरह से बनेगी।
उसके बाद पैसा कहाँ से आएगा वो हमने टाई अप कर लिया। उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया, 5 कॉन्ट्रैक्टर हैं, 200-200 किलोमीटर। एक बार बन गई तो उसको अच्छी तरह से मेंटेन करना है, उस पर टोल कलेक्शन करना, ये 4 फेज। तो यही अगर हम शहरों में देखें तो शहरों में हमें चारों फेज में बहुत मेहनत करने की जरूरत है। फेज नंबर 1 है डिजाइन और प्लानिंग। मैं 4 साल चेन्नई में रह के आया और चेन्नई के मैं मास्टर प्लान 1926 से देख रहा हूँ। कभी भी किसी भी शहर में भारत के हमने कितनी आबादी बढ़ेगी उसका कभी से अच्छा एस्टिमेशन किया ही नहीं। ये हो गई डिजाइन की बात। अगर हम अपना मास्टर प्लान अच्छा बनाएंगे और लचीला बनाएंगे, उदाहरण के लिए दिल्ली और मुंबई की देख लें। मुंबई में मिक्स्ड यूज होता है, तो नीचे के दुकानें हैं, ऊपर घर है। उससे क्या है, महिलाओं की सुरक्षा बड़ी है, क्योंकि नीचे के दुकान वाले देखते रहते हैं कि कौन कहाँ ट्रैफिक जा रहा है। दिल्ली में ऐसा नहीं है, इसलिए अपराध की घटनाएं ज्यादा होती हैं। तो किस तरह से हम डिजाइन बनाएं। दूसरा, फंडिंग। आज के दिन अफसोस ये है कि हमारे कोई भी शहर अपनी स्ववित्त पोषित नहीं है, उनके पास अपना पैसा नहीं है, उनको निर्भर होना पड़ता है भारत सरकार से क्या आएगा, राज्य सरकार से क्या आएगा। और आप और हम अपने टीवी OTT के लिए 1000 रुपया कोई दिक्कत नहीं है, महीने की दे दें, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स में हम 400 रुपये देते हैं साल के। तो इस तरह से वित्त पोषण यानी फाइनेंसिंग ऑफ सिटीज कैसे होगी। तीसरी जो कंस्ट्रक्शन है, हमारी कई परियोजना है जो वर्षों से लंबित थी शहरों में। आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक टाइम पे क्यों नहीं बनता है, अब तो खैर बनने लगा जैसा आपने कहा। और चौथा कि एक बार बन गया तो उसको मेंटेन क्यों नहीं करते, हम ऑपरेट क्यों नहीं करते, ठीक से संचालित क्यों नहीं। तो ये क्षमताओं को निर्मित करना होगा हमें, ये चारों फेजों में जो चरण है हमारे, डिजाइन, फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन। और इसलिए मैं कहता हूं कि लंबी कहानी है, क्योंकि हमारे जो शहर हैं उनकी शासन व्यवस्था अभी थोड़ी उतनी विकसित नहीं है जितनी भारत सरकार की है या राज्य सरकार की है जी। और जब मैं अंतर्राष्ट्रीय शहरों को जाके देखता हूँ, मैं एक बार टोरंटो गया था और टोरंटो के जो सिटी हॉल है उसमें जाके मेयर के जो इंटरनेशनल वो हैं काउंसिलर, उनसे बात कर रहा था। और जो मैंने समझा कनाडा की व्यवस्था हमारे ही जैसी है, एक गवर्नमेंट फेडरल है, फिर स्टेट है, फिर सिटी है। लेकिन वहाँ और कई देशों में जो शहर की सरकार है उसको कुछ अधिकार प्राप्त है। हमारे यहाँ तो महानगरों की सरकार को भी अधिकार प्राप्त नहीं है। आप चंडीगढ़ या दिल्ली को छोड़ दें जो कि बेसिकली सिटी स्टेट है। तो हमारी सबसे ज्वलंत चुनौती अगले 20-25 साल में है कि हम अपने शहरों की शासन व्यवस्था को कैसे सशक्त कर सकते। ये मुझे लगता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरह से हम उनको एम्पावर करें ताकि वो एक सॉलिटरी डिसीजंस ले पाएं। आप पर आऊंगी वैभव जी कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त बहुत क्योटिक स्टेट में देखा गया है, या तो ओवरबर्डन्ड है या तो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनका यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। क्या बड़े फैक्टर्स आप मानते हैं? देखिए, जैसे शैलेश जी ने कहा, हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी होने के कारण हमारा अर्बनाइजेशन भी बहुत तेज़ी से हो रहा है और हम लगभग हर 15-20 साल में हमारी अर्बन पॉपुलेशन डबल होते जा रही है। तो मुझे लगता है हम थोड़ा कैचिंग अप ज़्यादा कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ना पैचवर्क का काम हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं कि जहाँ कहीं हमें गैप नज़र आई, खड्डा नज़र आया, उसको बंद करके हम पैच करने का काम ज़्यादा कर रहे हैं। मुझे लगता है एक थोड़ा चेंज हम कुछ सालों में देख रहे हैं, जिसे हम टायर 2 सिटीज़ कहते हैं, या ऐसे शहर जहां अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है, जहां अभी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जहां संभावनाएं बढ़ रही है। क्या हम वहां उन शहरों को सबसे पहले ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं? उसके पीछे मैं बहुत लॉजिकल कारण कहता हूं, क्योंकि हमारे ऐसे टायर 2 टायर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की हमारी कॉस्ट कम है। हमारे पास प्लानिंग के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं और वहाँ लोगों को एक अच्छा किसको हम अच्छा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे, जैसे शैलेश जी ने कहा ना, हम हमारे शहरों में लोगों को एक अच्छी जीवन शैली देना, ये हमारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का या अच्छे शहर की डेफिनेशन है। और अच्छी जीवन शैली में आते हैं कि उसको यातायात की सुविधा हो, उसको शिक्षा की सुविधा हो, उसको हेल्थ की सुविधा हो, उसको आवश्यकता पड़ने पर कानून व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से वहाँ चले। इस प्रकार की सारी बातें इसमें कवर हुई। लेकिन सरकार का प्राइमरी रोल है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे तो यातायात दोगे, संभावनाएं बनेगी,
हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा हमारे देश के नीति निर्धारकों को टायर 2 टायर 3 सिटीज़ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर फोकस करना चाहिए। और पॉजिटिव बात है, जैसे 22-23 शहरों में हमारे देश में मेट्रो बन रही है, उसमें से 4 या 5 ही मेट्रोपोलिस है, बाकी सारी टायर 2 टायर 3 सिटीज है। अब वहां बनने से क्या होता है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रेशर कंपैरेटिवली कम रहेगा, वहां कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कम होगी। और दूसरा, एक सेंस में हम जो पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है कि हम माइग्रेशन रिवर्स को रिवर्स कैसा करें, रिवर्स माइग्रेशन करने का यही तरीका है कि हम ऐसे मल्टीपल सेंटर्स इस देश में बनाए जो हमारे ग्रोथ इंजन है। फिर वो चाहे इंदौर हो, चाहे मैसूर हो, चाहे रांची हो, चाहे कटक हो, चाहे भुवनेश्वर हो, ऐसे 50 सेंटर हमारे देश में बने। और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से वहाँ लोगों को वो सारी सुविधाएं भी मिलेगी, और दूसरा है कि उनकी अपनी सारी आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को पूरा करने के एक वातावरण निर्मित भी वहाँ होगी। तो मुझे लगता है इस पर काम होने की आवश्यकता है। फॉर्चुनेटली पिछले 2 बजट से एक पॉजिटिव बात ये हुई है कि हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार की प्रायोरिटी में आया है। और दूसरा, हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक सबसे बड़ा लैक्यूना है वो है अर्बन प्लानिंग लॉज का। उस पर काम करने के लिए सरकार ने पिछले बजट में अनाउंस किया था कि हम देश भर में अर्बन प्लानिंग एक्सेलेंस सेंटर्स डेवलप करेंगे, जो हमारे देश के सारे ही अर्बन प्लानिंग लॉज को रिव्यू करके क्या करने की आवश्यकता है, समय के अनुसार, नए मॉडर्न समय की आवश्यकता के अनुसार उसमें जो भी बदलाव लाने की आवश्यकता है वो लाना। जैसे हम शहरों में देखते हैं, आज पार्किंग हमारे प्लानिंग का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, और बड़े शहरों में सबसे केओटिक सिचुएशन पार्किंग के कारण हो रही है। दिल्ली जैसे शहरों में तो रोज हम अखबार में पढ़ते हैं कि पार्किंग में जगह ना मिलने के कारण एक ने दूसरे को मारा, एक ने गोली चलाई। तो मुझे लगता है ये सब हमारे प्लानिंग लेवल पे एक इंटीग्रल सोच आने की आवश्यकता है, जिसकी शुरुआत हुई है, लेकिन देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो ऑल्सो। और मुझे लगता है बहुत बेसिक चीजें हैं जिनको आप लोगों ने अंडरलाइन किया है, चाहे फिर वो ये रिक्वायरमेंट हो कि टियर 2 टियर 3 सिटीज को कैसे हम पहले काम करके उनको एक एग्जाम्पल के तौर पे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे के भी कई वैलिड और कई पुख्ता रीजंस हैं जिस तरीके से हमको काम किया जा सकता है। और अर्बनाइजेशन की बात करें, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, प्लानिंग एक अहम मुद्दा रहती है जिसको सबसे पहले एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी बात किस तरह से अर्बन या अर्बनाइजेशन को हम कनेक्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से, किस तरह से अर्बनाइजेशन तेज़ी से हो रहा है, उसको पेस में रखते हैं, उस पेस से मिलते जुलते हुए आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को किस तरह से एक पुश दे सकते हैं। और जैसा कि हम लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो डिफरेंट एरियाज हैं उनको कवर कर रहे हैं आज, अब हम बात करेंगे रूरल इंडिया के बारे में। शैलेश जी और वैभव जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। शैलेश जी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेटस की बात करूं तो क्या है प्रेजेंट सिचुएशन रूरल इंडिया की, और क्या ये पर्याप्त है, इज इट एडिक्वेट? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारी आज के दिन 140 करोड़ की आबादी में 40 करोड़ अगर शहर में मान लें, 100 करोड़ तो गांव में जी। और हालांकि 100 करोड़ में 20 करोड़ अभी शहरों में आ जाएंगे, लेकिन कभी कभी हमें 2 चीज़ें याद रखनी चाहिए। एक कि शहरों की बात करें तो अमेरिका में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 10 लाख की आबादी से अधिक शहर हैं, कितने? 9। भारत में कितने हैं? 53, और ये बढ़ के 65 हो रहे हैं। तो हमारी एक स्केल की जो बात है वो विश्व के और किसी भी हिस्से से मिलती जुलती नहीं। अब हम अगर ग्रामीण आबादी की बात करें तो देश में चूंकि चुनाव का माहौल है, आप भी जानती हैं कि कहाँ से ज़्यादा लोकसभा सीट्स हैं। तो देश में ऐसे 10 बड़े राज्य हैं जहाँ ग्रामीण आबादी ज़्यादा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़्यादा है। और उन राज्यों में भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ थोड़ी गरीब आबादी है गाँव में। उन क्षेत्रों में, और विशेष रूप से मैं कहूँगा जो पूर्वोत्तर भारत और पूर्व भारत का हिस्सा है, चाहे हम अगर यूपी में वेस्टर्न यूपी को छोड़ दें तो पूर्वांचल का हिस्सा यूपी और बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल और पूर्वोत्तर, वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बहुत समस्याएं थीं। और तमिलनाडु में भी मैं घूमा, कर्नाटक, आंध्रा, वहाँ के गांव में इन समस्याओं को सुलझा लिया गया था। तो आप देखें कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण मूलभूत में क्या हुआ सुधार।
सड़क, मैंने कहा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बिजली, आज के दिन कई गांवों में 22 से 24 घंटे की बिजली है। तीसरा एक हो गया ट्रांसपोर्ट, एक हो गया एनर्जी। घर, आज के दिन अधिकांश गांवों में, पूरे भारत में कच्चे मकानों को बदल के पक्का मकान बना दिया गया। महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण शौचालय, सवेरे सूरज उगने के पहले और शाम ढलने के बाद बेचारी झुंड टोली बना के जाती थी, आज के दिन इज्जत घर है। ये बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अभी और क्या क्या करना है, जैसे आज के दिन हमारे जो खेत से हमारे टेबल पे, खाने के टेबल पे जो प्रक्रिया है, उसमें कितना सुधार किया जा सकता है। तो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें कितना सुधार किया जा सकता है। कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 10 सालों में यूपी और बिहार और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मैंने स्वयं जितना बदलाव देखा है, उतना शायद देश के पहले 50-60 सालों में नहीं हुआ था। वाकई में बहुत ही एक चौंका देने वाले भी ये पूरी जो आंकड़े आपने शेयर किए हैं, ये चौंका देने वाले आंकड़े भी हैं। उसके साथ साथ चैलेंजेस की मैं बात करूंगी आपसे वैभव जी। वैभव जी, प्राइवेट सेक्टर का आप कितना बड़ा रोल देखते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, डेवलप करने में, और जो ये एंटिटीज़ हैं इनके बीच में पार्टनरशिप, प्राइवेट और गवर्नमेंट एंटिटीज़ में पार्टनरशिप, वो कितना बड़ा एक रोल प्ले कर सकती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को और बूस्ट करने में ग्रामीण भारत में? देखिए, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में स्वाभाविक रूप से सरकार का एक बहुत मध्यवर्ती सरकार की भूमिका रहती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लेकिन किसी भी दुनिया में किसी भी देश का विकास हुआ है तो उसमें उसके प्राइवेट सेक्टर का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज हमारे देश में पिछले 10 साल में हमने जो विकास देखा है, और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास देखा है, उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। फिर वो चाहे हाईवेज़ हो, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो। इनफैक्ट हम सब लोगों को जानकर खुशी होगी कि पिछले 10 साल में सारे जो नेशनल हाईवेज़ देश में बने हैं, वो केवल देश के द्वारा, देश के लोगों ने ही, देश के इंजीनियर्स ने ही, देश की कंपनियों ने ही बनाए हैं। आज रूरल सेक्टर में अगर हमें बहुत तेज़ी से काम करना है, और देखिए चैलेंज हमारे देश के सामने वॉल्यूम का है, क्योंकि हमें 6 लाख गाँवों में काम करना है, लेकिन साथ ही साथ हमारा चैलेंज है कि हमें अगले 5-10 साल में इस काम को पूरा करना है, क्योंकि वी डोंट हैव ए एंटायर लाइफ टू वेट। हमारे देश के युवाओं के एस्पिरेशंस को, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम 2-2, 3-3 जनरेशंस उनको वेट करा नहीं सकते। हम ऑलरेडी 75 साल खो चुके हैं स्वतंत्रता के बाद, और 50 साल हम नहीं खो सकते केवल हमारे देश की बेसिक सुविधाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाने में। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, हमारे काम की स्पीड को बहुत तेजी से आगे बढ़ना है, तो इस देश के प्राइवेट सेक्टर का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान उसमें होगा। और ये प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर ने बहुत सक्सेसफुली करके दिखाया है, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या आज हर घर नल की योजना हो, उसमें इम्प्लीमेंटेशन सारा प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। और उसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, इस सारे प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने के कारण हमारे देश के युवा, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो, चाहे मजदूर हो, वो सारे हमारे देश के लोग काम कर रहे हैं। तो इस विकास की पूरी गंगा में जब तक हमारे देश का हर आदमी जुड़ेगा नहीं, तब तक वो सब जगह फैलेगी नहीं, वो विकास सब जगह फैलेगा नहीं, और साथ ही साथ उस विकास जितनी तेजी से हम करना चाहते हैं वो नहीं पहुंचेगा। तो मुझे लगता है हमारे दोनों चैलेंजेस है कि हमें जल्द से जल्द बहुत बड़े स्केल में काम करना है और बहुत तेजी से काम करना है। तो इसलिए हम सबको मिलकर, एक दूसरे का हाथ बांटकर जब हम काम करेंगे तभी इतनी तेजी से काम होगा। इसलिए हमारे अगर ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे वो हमें स्वास्थ्य सुविधाएं देना हो, चाहे हमें वो शिक्षा की सुविधाएं देना हो, चाहे बेसिक सुविधाएं जैसे यातायात देना हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना हो। आज हमारे कई गांव है जहां 2 दिन में, 3 दिन में एक बार बस पहुंचती है। कैसे हम अपेक्षा करते हैं वहाँ के लोगों के विकास के लिए? तो हमारी रोज बस वहाँ पहुँचानी हो तो हमें पहले यातायात देनी होगी, सड़क देनी होगी, या हमारे देश में बिजली पहुंचाना हो हर गांव में। अगर हम चाहते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना हो, अगर जब तक उसके पास मोबाइल नहीं होगा, आज मोबाइल होने के कारण केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं, तो वो अपने खेती के भी कई सारी जानकारी उस पर इकट्ठा करके उससे उसको लाभ हो सकता है, हमारे किसान को लाभ हो सकता है, हमारे महिलाओं को लाभ हो सकता है, हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए लाभ हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों को आज दुनिया भर की इंफॉर्मेशन, दुनिया भर का ज्ञान छोटे से गांव में बैठ के अगर हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो तो उसको मिल सकता है। पंचायतों ने ये बहुत सफलता से कई जगह करके दिखाया है। पंचायत एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसके माध्यम से हमने गवर्नेंस को लोगों तक ले गए हैं।
डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से लोगों तक ले गए। अब इस सब के लिए जब तक हमारा अच्छा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो मुझे लगता है एक बहुत साल पहले देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक विजन देश के सामने रखी थी, उसका नाम था पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। तो मुझे लगता है वो हमारा विजन होना चाहिए कि हमें किसी भी गांव में हम चले जाए, उस गांव के किसी भी रहने वाले व्यक्ति को ये नहीं लगना चाहिए कि देश में वो पिछड़ा हुआ है क्योंकि उसके पास इस प्रकार की 4 सुविधाएं कम है और किसी दिल्ली या बड़े शहर में वो सुविधाएं ज़्यादा है। तो मुझे लगता है वो डिवाइड हमें ख़त्म करना है और वो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। इसमें आप टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का कितना बड़ा रोल देखते हैं? बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। आज बगैर टेक्नोलॉजी के हम काम ही नहीं कर सकते। आप देखिए आज इस देश में इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है, उसमें से आप टेक्नोलॉजी को और इनोवेशन को निकाल कर काम ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारे देश में हमें इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, उसके लिए जितने रिसोर्सेज हमें लगेंगे वो उतने रिसोर्सेज आज हमारे पास नहीं है। तो हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, चाहे वो सड़कें बनाना हो, चाहे एयरपोर्ट्स बनाना हो, चाहे बिल्डिंग्स बनाना हो, चाहे हॉस्पिटल्स बनाना हो, तो अब हर जगह हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स क्रिएट करना इतना आसान नहीं है। तो हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ग्रामीण लोगों को क्या टेलीमेडिसिन के माध्यम से उनको सुविधाएं दे सकते, ऐसे कई प्रकार के टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे फॉर एग्जांपल मेट्रो हर जगह बनाना बहुत खर्चीला काम है। तो क्या हम जो एक नई सुविधा है आजकल मेट्रो ऑन रोड आया है, जो बसेस को 3-4 बसेस को ट्रॉली क्रिएट करके उससे माध्यम से मेट्रो की कैपेसिटी की मोबिलिटी, दुनिया भर में कई एक्सपेरिमेंट हुए हैं। सस्टेनेबल मोबिलिटी का उपयोग करना हो, या ग्रामीण इलाके में जो किसानों द्वारा बायोफ्यूल जनरेट किया है उसके माध्यम से हमारे मोबिलिटी को चलाना हो, ऐसे कई सारे इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम ये सारी सुविधाएं हमारे रूरल एरिया तक, ग्रामीण इलाकों तक पहुंचा सकते हैं। और मुझे लगता है अगर हमारे देश का बहुत तेजी से विकास होना है तो बगैर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के वो संभव नहीं है। और बगैर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के संभव नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और कहीं ना कहीं सशक्त करना रूरल इंडिया को, ग्रामीण भारत को बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को किस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए प्रमोट कर सकते हैं रूरल इंडिया को, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। थैंक यू सो मच वैभव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खास चर्चा रही आज मेरा पावर वोट की इस नॉलेज सीरीज़ में। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आयाम है, जो ये इम्पोर्टेंट पिलर है, इसको किस तरह से, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे अर्बन पॉपुलेशन हो या ग्रामीण भारत हो, किस तरह से हर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के सब्जेक्ट से, क्योंकि ये डायरेक्ट इकोनॉमी से कनेक्टेड है, जब इकोनॉमी से कनेक्टेड है तो ये सारे ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं एक देश की डेवलपमेंट में। तो आज फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।